डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु, पंचायती राज और लोक प्रशासन के विषय में जानकारी दी, जो कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं और उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपको यूरोपीय विचारक मैकियावेली के विषय में बताने जा रही हूँ, जिनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, इस प्रयास को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैकियावेली के विषय में, जो एक यूरोपीय विचारक थे। हमको मैकियावेली को समझने से पहले उनके पृष्ठभूमि को, उस समय के इतिहास को और उस समय की राजनीति को समझना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक हैं। तो उससे पहले की स्थिति क्या थी जिस वजह से उनको ऐसे विचार लाने पड़े, उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार आए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य तक संघभेद का खतरा समाप्त हो चुका था। आज भी चर्च की स्थिति मूल सुधारी नहीं जा सकी थी। यह सत्य है कि मार्टिन पांचवें के बाद वाले पोपों ने अल्प परिवर्तनों का प्रयास किया, लेकिन कॉन्स्टेंस की परिषद और बाजोल की परिषदों से कोई मौलिक सुधार नहीं हो सका था। और एक शताब्दी पूर्व आध्यात्मिक फ्रांसिस्कनों ने जिन परिस्थितियों और भ्रष्टाचारों पर प्रहार किया था, वे आज भी आध्यात्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थीं। यूजीनियस छठे के कार्यकाल के दौरान सुधार का एक प्रसिद्ध डोमिनिकन अधिवक्ता जॉन नाइडर ने कहा था कि एक सामान्य आध्यात्मिक स्वच्छता दीर्घावधि तक संभव न थी। उसने अपनी पुस्तक फॉर्मेकेरियस में कहा कि जनता में सद्भावना का अभाव है, धर्म कार्यों की बुरी स्थिति एक बाधा बन रही है और अंततः ईश्वर के निर्वाचितों के लिए यह लाभप्रद है कि वे दुष्टों से उत्पीड़न के द्वारा परीक्षित हो। स्टूडेंट, मैं आपको मैकियावेली से पहले की जो पृष्ठभूमि थी और जो उस समय की राजनीति थी वो बता रही हूँ। इस दौरान जीवन के हर क्षेत्र में कला, धर्म, नैतिकता, व्यापार और राजनीति में कोई नई भावना नहीं थी, विशेषकर ईसाई जगत के दक्षिणी भागों में। वस्तुतः पुनर्जागरण की जड़ें मध्य युग में ही तलाशी जा सकती हैं, क्योंकि अरस्तु के पुनर्स्थापना और अरबी साहित्य के प्रभाव के कारण वह गति पैदा हुई, जिसने अपना प्रभाव 14वीं और 15वीं शताब्दी तक बनाए रखा। दार्शनिक रूप से एक अर्थ पलायनवादी नाम रूपवाद ने पहले के यथार्थवादी विचारकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस भावना ने, जिसका निर्देशन ओकमवासी विलियम के दर्शन में मिलता है, दूसरी प्रवृत्तियों का समर्थन किया जो सामाजिक क्षेत्र में कानूनी और प्रथागत बंधनों को समाप्त कर रही थी। सामंती बंधुओं को क्षीणता के नगरों की जनसंख्या वृद्धि में सहायता की और इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी में शहरी दृष्टि की विशेषता का विकास किया। ये विचार परंपरा के विरोधी थे और हर प्रकार की नवीनता के समाधान के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार के वातावरण में निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ। उस समय की जो वास्तविक परिस्थितियां थी, उसी के अनुसार मैकियावेली का विचार बनता गया। और इसी समय मैकियावेली का जब जन्म हुआ, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक अशोषित चर्च छाया रहा। वह इटली के रिनेशा जगत में आया और उस जगत के अनुभवों के आधार पर उसने मनुष्य और राजनीति संबंधी अपने राज दर्शन का निर्माण किया और इस दर्शन को काफी औचित्य के साथ आधुनिक राज दर्शन का प्रारंभ स्थल माना जा सकता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको मैकियावेली के समय की राजनीति के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगी। मैकियावेली के सिद्धांतों का विवेचना करने से पहले यह जरूरी होगा कि हम 15वीं और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के राजनीतिक स्थिति का जायजा लें, जिससे उसे अपनी राजनीतिक विश्लेषण व दर्शन के लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई। मैकियावेली के इटली की राजनीतिक स्थिति कुछ संदर्भों में विलक्षण थी। इटली, फ्रांस और इंग्लैंड संगठित नहीं था। मैकियावेली के समय में इटली राजनीतिक रूप से 5 भागों में विभक्त था। मिलान का डची था, जिसमें इटली का अधिकांश उत्तरी भाग शामिल था, और पूर्वोत्तर में वेनिस का गणराज्य था, जिसका इतिहास 421 ईस्वी रेखांकित किया जा सकता है। तीसरा, फ्लोरेंस नगर 15वीं और 16वीं शताब्दी की राजनीति में एक अनोखा महत्व रखता है। वेनिस और मिलान की तरह यह व्यापक राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। चौथा भाग इटली विवाद का विषय बना था, किंतु मैकियावेली के समय में चर्च के राज्यों द्वारा काफी जटिल भूमिका निभाई गई। मध्य इटली में चर्च द्वारा अधिकतर भूक्षेत्र पर या तो चर्च का नियंत्रण था या इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंत लोग नियंत्रित करते थे। इन नगर राज्यों में स्थिति लगभग वही थी जो यूनानी प्राचीन नगर राज्यों में व्याप्त थी। फ्लोरेंस में मेडिसी वंश अभिजात वर्ग का नेतृत्व करता था, जबकि साडेर्नी वंश जन सामान्य का प्रतीक था। इटालियन राज विविध प्रकार से विदेशी हस्तक्षेप के शिकार बने रहते थे। सर्वप्रथम सम्राट जर्मन होते हुए भी यह धूमिल दावा करता था कि सैद्धांतिक रूप से रोमन
शासक होने के कारण उसे इटली पर शासन करने का अधिकार है। इन धमकियों के कारण तथा पोपों के परस्पर विरोधी दावों के कारण इटली बहुत दिनों तक गिल्विन सम्राट के समर्थकों और गोलेब पोप के समर्थकों के बीच विभक्त था। इसके अतिरिक्त फ्रांस और स्पेन के राजा भी इटली पर प्रभावी भूमिका अदा करते थे। पोप शाही और उसके पदाधिकारियों के चरित्र से इटली की राजनीति प्रभावित हुई। इन सभी चर्च के पदाधिकारियों ने केवल चर्च का जीवन बिताया, किंतु नैतिक भ्रष्टाचार का अंत न रहा। सभी ने अपने बच्चों के समुन्नयन के लिए स्वार्थ की सभी सीमाएं अतिलंघित कर दी। पोप अलेक्जेंडर छठों का नाम कौन भूल सकता है भला। स्टूडेंट, आधुनिक युग की शुरुआत पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से होती है। इसलिए मतलब संक्षिप्त में ही, लेकिन हमें पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को मैकियावेली के अध्ययन से पहले जानना होगा। मैं बता दूं आपको कि परिषदीय आंदोलन की समाप्ति के साथ मध्यकालीन यूरोप की मोहमयी निद्रा में जागरण के चिन्ह प्रकट होने लगे और उसने पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों के द्वारा अंधकारपूर्ण युग से निकलकर वैज्ञानिकता के युग में प्रवेश किया। तो मैं आपको उस समय के पुनर्जागरण के विषय में बताना चाहूंगी कि पुनर्जागरण या रेनेसां का जो शाब्दिक अर्थ है वो पुनर्जन्म से है। यह आंदोलन 15वीं शताब्दी में इटली के एक नगर फ्लोरेंस में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के द्वारा प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों, कलाओं और विधाओं को पुनर्जीवित किया गया था। इसी कारण इस आंदोलन का नामकरण पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण एक ऐसे संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्म, विद्या, चर्च की सत्ता और त्याग में जीवन पर बल देने वाली मध्ययुगीन विचारधारा से आधुनिक युगीन वैज्ञानिक, संदेहवादी और व्यक्तिवादी सोच पर बल देने वाली प्रवृत्ति की ओर उन्मुख था। महत्व की दृष्टि से पुनर्जागरण द्विअर्थी था। प्रथम नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक दृष्टि से पुनर्जागरण मध्ययुगीन धर्म नियंत्रण और गतिहीन जीवन प्रणाली का निषेध किया, जिसके समर्थक आदर्श सामंतवादी, ग्रामीण और मठवादी थे। और इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टि से उसने आधुनिक युग में प्रभावी व्यक्तिवाद, नागरिक और लौकिक मूल्यों पर आधारित जीवन पद्धति पर जोर दिया। पुनर्जागरण के कारणों में कस्तूनतियां का पतन, यूनानी दर्शन का प्रचार, मुद्रण कला का आविष्कार और वैज्ञानिक आविष्कार को रखा जा सकता है। स्टूडेंट, पुनर्जागरण के परिणामों पर जब विचार किया जाता है तो स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि पुनर्जागरण ने सामाजिक क्षेत्र में बौद्धिक युग का उदय, आर्थिक क्षेत्र में नव व्यापारी वर्ग का उत्थान, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का पतन और राष्ट्रीय राजतंत्रों की स्थापना, मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रचलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। अब हम धर्म सुधार आंदोलन के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के तुरंत बाद राजनीतिक दर्शन को नई दिशा देने वाला या प्रभावित करने वाले एक और आंदोलन का जन्म हुआ, जिसे धर्म सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जीवन में धर्म के नाम पर हो रहे शोषण, अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ एक आंदोलन था, जो लोगों में सही अर्थों में धार्मिकता का समावेश और अधार्मिकता की समाप्ति चाहता था। धर्म सुधार आंदोलन ने कहा कि धर्म का मतलब चर्च स्थायी नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन ने राजसत्ता के ईश्वरीय स्वरूप में विश्वास करते हुए भी धर्म पर राजसत्ता के नियंत्रण का समर्थन किया। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता, जनतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता था। धर्म सुधार आंदोलन के समर्थकों या महत्वपूर्ण विचारकों में मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन के अलावा ज्विगली, मेलैंकथॉन, जॉन नॉक्स और नाम लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट, अब हमने जब मैकियावेली के समय की राजनीति, उस समय की स्थिति को जान लिया है, तो अब इसके बाद हमको मैकियावेली को समझने में थोड़ी आसानी होगी। हम उसके विचारों पे इन सब चीज़ों का प्रभाव देख सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको इससे पहले उस समय की पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी, जिससे आप आगे जब मैकियावेली के विचारों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप इस चीज़ का विश्लेषण कर पाएंगे कि उसके मस्तिष्क में ये विचार आए कैसे या किस परिस्थितियों की वजह से उसने ये सब बातें सोची। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको अब हम मैकियावेली के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। मैकियावेली का सामान्य परिचय आपको हम बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में हुआ था। अत्यंत परिश्रमी और असाधारण प्रतिभावान होने के कारण उसे इसी गणराज्य के गृह, विदेश और युद्ध के विभागों से संबंधित मंत्रालय में द्वितीय सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई। 1512 ईस्वी तक वह गणराज्य में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुका था और उसका भविष्य बहुत उत्तम दिखाई पड़ता था। लेकिन मेडिसी परिवार के आक्रमण से भयभीत जनता ने अनुभव किया कि गणराज्य का जन नेता सावोनारोला उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इसलिए कुद्र और भयभीत जनता अपने ही नेता सावोनारोला के विरोधी हो गई और उसे जीवित जला दिया।
तथा मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी। गणराज्य के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की तरह ही मैकियावेली को उसके पद से हटा दिया गया और उस पर मेडिसी वंश के शासक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया तथा बहुत सारी यातनाएं दी गई। किसी प्रकार अपने मित्रों की मदद से उसे 1 वर्ष बाद जेल से मुक्ति मिली, किंतु उसे राजनीति से संन्यास लेने की शर्त स्वीकारनी पड़ी और जीवन के अंतिम वर्ष उसे गांव में अपने फार्म पर व्यतीत किए। उसके दिन फार्म के ग्रामीण जन से बातें करने में और प्राय एक प्रकार के आलस्य, उदासीनता और निरुद्देश घूमना फिरना में व्यतीत होते थे। किंतु शाम होते वह घर लौट आता था। धूल और मैल से गंदे वस्त्रों को उतारकर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करता था और अध्ययन में डूब जाता था। मानसिक स्तर पर इतिहास के महापुरुषों से संभाषण करता और निर्धनता, निराशा और मृत्यु के भय से मुक्त होकर स्वयं एक महापुरुष बन जाता था तथा अनुभव के आधार पर इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज पर उतार देता था। स्टूडेंट, अब मैं आपको मैकियावेली की रचनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने जा रही हूँ। द प्रिंस उसकी महानतम कृति है। प्रिंस लोरेंजो को संबोधित किया गया है, जो कि अरवीनो का ड्यूक था। वैसे तो यह ग्रंथ 1513 ईस्वी में लिखा गया, किंतु इसका प्रकाशन उसके निधन के 5 वर्ष बाद यानी कि 1532 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ में उल्लिखित विचारों की प्रेरणा सीजर बोर्जिया के संपर्क से प्राप्त हुई थी। बोर्जिया ने अपने कौशल, निरंकुशता और कूटनीतिक चालबाजियों के द्वारा बहुत सफलता प्राप्त की थी। इससे वह मैकियावेली के लिए आदर्श शासक बन गया, जिसकी प्रशंसा करने में मैकियावेली कभी न थकते थे और प्रिंस में बोर्जिया को उन्होंने अपना चरित्र नायक बना लिया था। इस ग्रंथ में मध्यकालीन विचार प्रक्रिया के ढंग को त्याग कर विचार और चिंतन की नई शैली को अपनाया गया। यह ग्रंथ कुल 26 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावेली ने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में राजतंत्र की, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली के प्रिंस में किस भाग में किस चीज की विवेचना की गई है, तो आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैकियावेली ने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में राजतंत्र की, दूसरे भाग में भाड़े की सेनाओं की और राष्ट्रीय सेनाओं की, और अंतिम भाग में अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्याएं की हैं। मैकियावेली ने फ्लोरेंस के लिए एक नया विचार दिया कि राज्य को अपनी सेना का स्वयं निर्माण करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रिंस लिखने का उद्देश्य मेदिची नरेश को अपने पक्ष में करना था, परंतु इसके इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। फिर भी ये ग्रंथ मैकियावेली की संपूर्ण प्रतिभा का सार है। अपने निष्कासन काल में मैकियावेली ने प्राचीन रोमन ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासविद लिवी द्वारा लिखी गई रोमन इतिहास की पुस्तक पर इतिहास की 10 पुस्तकों की व्याख्या है, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी नामक ग्रंथ लिखा। और उसका उद्देश्य यह था कि जिस प्रकार उन दिनों प्राचीन साहित्य, कानून और चिकित्सा शास्त्र का पुनरुद्धार हो रहा था, वैसे ही प्राचीन काल के शासन और राजनीति के सिद्धांतों का अध्ययन और वर्तमान राजनीति में उसका उपयोग होना चाहिए। उसने अपने अनुभव और विचारों को पुष्ट करने वाले प्रमाणों को प्राचीन साहित्य से ढूंढकर अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया। पीटर सैवियर भी ये कहते हैं कि डिस्कोर्सेस ऑन लिवी रोमन गणराज्य की संस्थाओं के उद्भव और विकास पर एक टीका है। स्टूडेंट, अब हम आपको मैकियावेली की पद्धति के बारे में बताने जाते हैं। मेथड ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है। उसका कहना था कि सभी देशों और कालों में मनुष्य का व्यवहार एक जैसा रहता है। वह एक ही प्रकार के उद्देश्यों से संचालित होता है और उसे एक ही प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। वर्तमान काल की समस्याओं का समाधान भूतकालीन इतिहास के अध्ययन से हो सकता है और उसी के आधार पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मैकियावेली यह दावा करता है कि सर्वप्रथम उसी ने इतिहास और राजनीति के संबंध पर जोर दिया है। उसने इस दृष्टि से प्राचीन यूनान और रोमन इतिहास का अध्ययन किया। हम आपको यहाँ बता दें कि ऐतिहासिक पद्धति पर अरस्तु ने भी जोर दिया है। स्टूडेंट, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। तो एक सवाल है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है, तो हम इसके विषय में आपको बताते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है। तो मैकियावेली को पूरे अर्थ में अपने युग का शिशु बताया गया है, क्योंकि ऐसे में प्रत्येक विचारक, विद्वान या प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने अपने ज़माने का शिशु होता है, क्योंकि वह अपने ज़माने के वातावरण से प्रभावित होता है और उसी वातावरण की समस्याओं से संबंधित निदान ढूंढता है। हम आपको बता दें कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी समकालीन परिस्थिति से प्रभावित है, उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति आकृष्ट होता है और उन समस्याओं का निदान ढूंढता है। ये बातें मैकियावेली की रचनाओं के अध्ययन के बाद साफ हो जाती हैं। मैकियावेली पर जिन सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और जिस प्रभाव के कारण वह अपने युग का शिशु कहलाता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से मैकियावेली के विचारों पर भी उसका प्रभाव पड़ा।
सबसे पहला जो कारण था वो था इटालियन समाज का पतन। मैकियावेली के ज़माने में इटली बौद्धिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किए हुए था, पर आर्थिक मामले में स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। इटली के लोग लाभ और स्वार्थ के लिए राष्ट्र के अहित में लगातार काम कर रहे थे। समाज में चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य था। ऐसी विषम परिस्थिति में मैकियावेली जैसा विचारक चुप कैसे रह सकता था। उसने राजनीतिक व्यवस्था को इसके लिए उत्तरदायी माना और निरंकुश तानाशाही द्वारा एकीकरण के आदेश को निदान के रूप में सुझाया। उसने कहा कि इटली की अराजक स्थिति का निपटारा अब निरंकुश शासक को स्थापित कर ही कायम किया जा सकता है। मैकियावेली कहता है कि देश में शांति और समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को नैतिकता या अनैतिकता पर विचार किए बगैर शासन करना चाहिए। दूसरा कारण था इटली की राजनीतिक फूट। मैकियावेली के जीवन काल में इटली का राष्ट्रीय संगठन पूर्णतः नष्ट हो चुका था और वो अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों और छोटे छोटे खंडों में बट गया था। उन राज्यों में 5 राज्य विशेष रूप से शक्तिशाली थे। वे राज्य थे मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस और पोप की रियासत। इसमें मिलान और नेपल्स में निरंकुश शासन था तथा वेनिस और फ्लोरेंस में गणतंत्र था। इन राज्यों में बराबर आंतरिक कला रहती थी, जिसके कारण विदेशी आक्रमण सफल हो सकता था। इन परिस्थितियों का मैकियावेली पर काफी प्रभाव पड़ा और वह अपनी रचना द प्रिंस में निरंकुश सरकार और शासन की वकालत करता है। तीसरा कारण था राजतंत्रों की स्थापना। मैकियावेली अपने जमाने में पश्चिमी यूरोप में स्थापित राजतंत्र की सफलता को देख रहा था और वह यह भी देख रहा था कि किस तरह स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में राजतंत्र के नेतृत्व में राष्ट्र का एकीकरण और विकास हो रहा है। फिर क्या था, मैकियावेली ने भी राजतंत्र को निरंकुशता में जोड़ते हुए एक शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र की कामना कर डाली। चौथा कारण था राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली के समय में संसार के सभी देश राष्ट्रीय राज्य को अपनाए जा रहे थे और उसके पीछे निरंकुश शासक का महत्वपूर्ण हाथ था। मैकियावेली ने पाया कि इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस के सुसंगठन और शक्ति संपन्नता के पीछे भी राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता ही है। इनसे प्रभावित होकर मैकियावेली इटली को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। वह अपने इस कार्य के लिए 5 राज्यों मिलान, वेनिस, नेपल्स, फ्लोरेंस और पोप के प्रदेश को मिलाकर इटली का एकीकरण करना चाहता था। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर भी मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। और एक और कारण था पुनर्जागरण। मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच विभाजक रेखा खींचने का काम पुनर्जागरण ने किया। पुनर्जागरण वह मानसिक क्रांति थी जो ज्ञान के पुनर्जागरण या अतीत के साहित्य के पुनर्जन्म के फलस्वरूप हुई थी। इस आंदोलन का प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू पर पड़ा। मनुष्य मध्यकालीन विचारों से मुक्त हुआ और उसमें जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण का उदय हुआ जो तार्किकता और वैज्ञानिकता से संबंध रखता था। पुनर्जागरण मैकियावेली के जमाने में हुआ, इसलिए उस पर इसका प्रभाव भी पड़ना लाजमी था। पुनर्जागरण के प्रभाव ही था कि उसने मध्यकालीन विचारों के प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देकर धर्म, नैतिकता, राजनीति के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने ग्रंथों में 2 तलवारों के सिद्धांत, चर्च और राज के संघर्ष, पोप और परिषद की आपसी लड़ाई और इसी प्रकार अन्य मध्ययुगीन विषयों की कोई चर्चा नहीं की। इसके विपरीत उसने मानवीय समस्याओं के अध्ययन पर बल दिया और मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बताया। उसने राजनीति और नैतिकता को पृथक करके उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए उसने कहा कि राजा और व्यक्ति की नैतिकता में फर्क है। मैकियावेली का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में नैतिकता का होना अनिवार्य है। व्यक्ति अपने लाभ के लिए अनैतिक साधनों को अपनाएगा तो राज्य उसे दंड देगा, पर राज्य पर नैतिकता का बंधन अनुचित है। राज्य की नैतिकता वही है जो व्यवहारिक हो और राज्य के कल्याण और अस्तित्व की रक्षा में सहायक हो। राज्य अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है जो जायज है, पर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली की नज़र में व्यक्ति की नैतिकता और राज्य की नैतिकता में फ़र्क है। अब इतनी सारी परिस्थितियों को देखने के बाद हम इसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों का मैकियावेली पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और मैकियावेली इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उसका निदान सुझाता है। डनिंग का कथन भी सही है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु है। इस विवेचन के दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति के विचारों की नई दुनिया की खोज करके राज विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया और उनके शास्त्र के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया है। राजनीति शास्त्र को राज्य की वास्तविक समस्याओं के निदान से संबद्ध किया है। जो भी बातें की हैं वह व्यवहारिक है। ठीक है स्टूडेंट, आज मैंने आपको मैकियावेली के विषय में कुछ जानकारी दी, जिसमें मैंने मैकियावेली की पृष्ठभूमि, उस समय की राजनीति, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, मैकियावेली का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी पद्धति और मैकियावेली के अपने युग के शिशु होने के विषय पे चर्चा की। स्टूडेंट, इस सीरीज़ को बनाए रखते हुए मैं अपने अगले लेक्चर में आपको बहुत सारी मैकियावेली से जुड़ी हुई और सारी जानकारी दूंगी, जैसे कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक के रूप में, मैकियावेली का राज संबंधी सिद्धांत और महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में भी जानकारी दूंगी।
स्टूडेंट, ये चैनल आपकी सहायता के लिए है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें। प्रश्न के लिए कमेंट करें। थैंक यू।